अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हमने पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? जब व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन सेम। मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के और कंपोजिशन मिक्सचर के अज्जा की तरकीब जो होगी वो कांस्टेंट रहे, तब उसे क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब कि इस वक्त फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट रफ्तार बिल्कुल क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जब दोनों की रफ्तार क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी और इनके जो अंदर अज्जा होते हैं उनके कंपोनेंट्स हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। उनकी जो रिएक्शन मिक्सचर की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। उस वक्त उस स्टेट को क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। आप लोग बोर्ड की तरफ देखो। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। उस वक्त रिएक्शन मिक्सचर के अज्जा की जो मिकदार होती है वो क्या रह जाती है? कांस्टेंट रह जाती है। उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। फर्ज करो हमारे पास कंपोनेंट है ए और बी, ये हमारे पास है रिएक्टेंट ए और बी, ये कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी। स्टार्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होते। स्टार्ट में हमारे पास क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। मतलब हमारे पास कौन से रिएक्टेंट हो गया? ए और बी। जब सिर्फ स्टार्ट में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है, उस वक्त सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा। कौन सा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है इसलिए रिवर्स रिएक्शन जो होता है शुरू में, इन द बिगिनिंग, शुरू में नहीं होता, ना होने के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है। इन द बिगिनिंग रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल। जब स्टार्ट में प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो रिएक्शन में जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो निग्लिजिबल होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, एज द टाइम प्रोसीड, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो रिएक्टेंट्स की तादाद क्या होती है? कम होना शुरू हो जाती है। जब रिएक्टेंट्स की तादाद कम होना शुरू हो जाती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है और प्रोडक्ट्स की तादाद क्या हो जाती है? ज्यादा होती जाती है। इसलिए रिवर्स रिएक्शन जो होता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। और जब और ज्यादा टाइम गुजरेगा तो एक वक्त आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाएगी। उस स्टेट को क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको जब मैं आपको ग्राफ के लिहाज से समझाऊंगा तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट तक जब हम लोग पहुंचते हैं उस वक्त उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के वक्त क्या हो सकती है? दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो रिएक्शन बिल्कुल रुक चुका होगा जिसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब हमें ऐसे लगता है कि रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो चुका है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे ये ज़्यादातर फिजिकल फिनोमिना में होता है। जैसे एक बिल्डिंग स्टैंड है, खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस हैं। इसलिए वो बिल्डिंग क्या है? स्टैटिक खड़ी हुई है। तो ये हमारे पास क्या होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन ये हमेशा फिजिकल फिनोमिना में होता है, केमिकल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। दूसरा हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिसे हम क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का वर्ड भी क्या है? डायनेमिक का मतलब क्या होता है? रिएक्शन इज कॉन्टिन्यू।
द रिएक्शन इज कॉन्टिन्यू। डायनामिक का मतलब होता है रिएक्शन इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। डायनामिक का मतलब क्या होता है? रिएक्शन इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, मतलब कि रिएक्शन रुकेगा नहीं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में। और इनका जो डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड की और रिवर्स की, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, और एक वक्त आएगा कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट बराबर हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। अगर आप देखो तो इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर आप लोग ग्राफ की तरफ देखो इधर, तो आपको कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्राफ हमने बनाया हुआ है टाइम और रिएक्शन रेट के ऊपर। टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर लिया है और रिएक्शन रेट को हमने क्या लिया है? वाई एक्सिस पर लिया है। अगर आप लोग देखो तो मैंने आपको क्या कहा था कि रिएक्शन के स्टार्ट में, रिएक्शन के स्टार्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होंगे। सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे? रिएक्टेंट। जबकि हमारे पास प्रोडक्ट जो होगी उसकी अमाउंट जीरो होगी। इसलिए जब रिएक्टेंट हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो कौन सा सिर्फ रिएक्शन हो रहा होगा? फॉरवर्ड। कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? फॉरवर्ड। जबकि रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? निग्लिजिबल, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, तो अब आप लोग देख रहे हो रिएक्टेंट्स की तादाद कम होना शुरू हो गई है। जब रिएक्टेंट्स की तादाद कम होगी तो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जबकि अगर आप लोग रिवर्स रिएक्शन की तरफ देखो तो स्टार्ट के अंदर रिवर्स रिएक्शन क्या था? बिल्कुल निग्लिजिबल था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और एक वक्त आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया। मिसाल के तौर पर जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस रिएक्ट करते हैं तो ये बना देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देख रहे हो ना, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हमारे पास रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। अब जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो गया, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो प्रोडक्ट होगा वो भी टूट कर क्या बनाना शुरू कर देगा? रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देगा। तो ये हमारा पहला क्या हो गया? फॉरवर्ड रिएक्शन। और दूसरा हमारा क्या हो गया? रिवर्स रिएक्शन। अब क्या होगा? एक वक्त आएगा कि जब फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। और अब जितने हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस हाइड्रोजन आयोडाइड में जा रहे हैं, उतने ही हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा टूटकर क्या बना रहा होगा? हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब आपको कुछ पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन की भी कुछ खसूसियात होती हैं और रिवर्स रिएक्शन की भी कुछ खसूसियात होती हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की सबसे पहले खसूसियात हम लोग बात करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? अभी मैंने बताया था, इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। जबकि रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें
प्रोडक्ट जो हो वो रिएक्ट होकर क्या बना दे, रिएक्टेंट बना दे, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा क्या जाता है, लेफ्ट टू राइट, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट जाता है। मतलब ये हमेशा जो होगा वो बाएं से दाएं जानिब की तरफ जाएगा और जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो हमेशा दाएं से बाएं जानिब की तरफ जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं कि तीसरे पॉइंट में आप लोगों ने याद रखना है, इन द बिगिनिंग फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर वेरी फास्ट। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो निग्लिजिबल होता है। फिर इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट बनता है, जैसे टाइम प्रोसीड होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है और जो रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है। इसके बाद हमारा एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, वो कौन सा है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की खसूसियात क्या हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की खसूसियात में जो हमारा पहला पॉइंट बनता है वो क्या होता है कि हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। याद रखना बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट तब अचीव हो सकती है जब हमारे पास सिस्टम क्या हो, क्लोज हो। अगर आप लोग इधर डायग्राम की तरफ देखो, हमारे पास एक सिस्टम क्या है, क्लोज है, दूसरा सिस्टम है ओपन। क्लोज सिस्टम में जो होगा वो रिएक्शन मिक्सचर जो होगा वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकता। वो क्लोज सिस्टम में कभी भी जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होंगे वो सिस्टम को लीव नहीं कर सकेंगे, जबकि जो ओपन सिस्टम होगा उसमें जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो लीव कर जा सकते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में भी जा सकते हैं। इसलिए क्लोज सिस्टम में कभी भी इसलिए क्लोज सिस्टम में हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है और ओपन सिस्टम में कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकेगा। दूसरा हमारा पॉइंट बनता है कंसंट्रेशन रिमेन से। मैंने पहले बताया था हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसकी हमेशा जो कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की जो तादाद उस वक्त होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हमेशा उनके अज्जा की जो मिकदार होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहती है। तीसरा, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर बात की थी कि रिएक्शन कभी भी नहीं रुकता, हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, लेकिन वो हमेशा मूव कौन सी करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। चौथा हमारा पॉइंट बनता है इक्विलिब्रियम कैन बी इस्टेब्लिश फ्रॉम ईदर साइड। इसका मतलब समझना आपके लिए जरूरी है। देखो, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश दोनों जगहों से हो सकते हैं। अगर हम रिएक्टेंट्स की तरफ से शुरू करें तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। तो रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट बना देंगे और प्रोडक्ट जो हो गए वो दोबारा टूट कर क्या बनाना शुरू कर देंगे, रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। और इसी तरह से प्रोडक्ट से अगर हम लोग शुरू करें तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, टूट कर क्या बनाना शुरू कर देंगे, रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स मिलकर दोबारा क्या बनाना शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम जो होता है वो दोनों जगह से अचीव हो सकता है, रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इक्विलिब्रियम कैन बी इस्टेब्लिश आफ्टर स्ट्रेस। इक्विलिब्रियम कैन बी इस्टेब्लिश आफ्टर स्ट्रेस मतलब क्या, मतलब अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर एक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, हम उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन को अगर चेंज कर लें तो तब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर प्रेशर को चेंज कर लें तब भी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज कर लें तब भी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फर्ज करो कि अगर हमने बीच में
कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इजाफा कर दिया है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था। अब जब मैं रिएक्टेंट्स बीच में इजाफा करूंगा तो अब रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए, तो रिएक्शन ने अगर इक्विलिब्रियम को दोबारा अचीव करना है तो वो फेवर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को, ताकि प्रोडक्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर मैं प्रोडक्ट डाल देता हूं इक्विलिब्रियम स्टेट के दौरान तो अब कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स में। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में प्रोडक्ट्स डालने की वजह से रिएक्टेंट की कमी हो गई है, तो अब वो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, ज़्यादा तब होंगे जब प्रोडक्ट टूट कर क्या बना देगा, रिएक्टेंट बना देगा। इसलिए क्या हो जाएगा, रिएक्शन मिक्सचर जो होता है उसमें इक्विलिब्रियम जो होता है वो दोबारा भी अटेन किया जा सकता है। एक मेरा पॉइंट रह गया था, फिजिकल प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज। इक्विलिब्रियम स्टेट के दौरान कलर, डेंसिटी ये चेंज नहीं होता, इसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज एट इक्विलिब्रियम। तो उम्मीद है कि आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा।